हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम शुरू करते हैं। ग्रामीण परिवेश ये लेखपाल का सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट में हम चैप्टर वाइज अध्ययन करेंगे और ये रहे उन सारे चैप्टर्स के नाम। ठीक है, मतलब चैप्टर वाइज चलेंगे, एक दिन में एक चैप्टर होगा और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे रिवाइज करते हैं। तो पहले तो चैप्टर के नाम देख लो आप कि पहला है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। पहला है ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण विभाग। केंद्र सरकार के द्वारा गांव के विकास के लिए चलाई जा रही योजनाएं, कृषि का महत्व और भूधारण पद्धतियाँ। ठीक है, उसके बाद पशुपालन, उत्तर प्रदेश में कृषि नीति, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, भारतीय कृषि व्यवस्था और भारत के संदर्भ में गाँव का विकास, आधारभूत संरचना में कृषि आगत, उत्तर प्रदेश में कृषि। देखो जहाँ पर उत्तर प्रदेश आ जाए ना, इनफैक्ट वो तो इम्पोर्टेंट है ही आपके लिए। कृषि विज्ञान की क्रांतियाँ, यानी कृषि विज्ञान में कौन कौन सी क्रांतियाँ आई हैं। उत्तर प्रदेश में खाद्यान्न उत्पादन, पंचायत राज्य और कृषि शब्दावली। उत्तर प्रदेश एक दृष्टि, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश एक दृष्टि में, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से 340 से मतलब 340 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आने की संभावना है, उनको देखेंगे और सॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके। अब आपने अगर आपको जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट लगे वो आप नोट कर लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण विभाग, पहला चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार के द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण किया गया है। इन योजनाओं का कार्यान्वयन ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण विभागों से संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के माध्यम से होता है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है। यानी इनकी ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण करती है, जिससे कि गांव की व्यवस्था सुधारी जा सके। ठीक है, जिसके लिए महत्वपूर्ण विभाग बनाए गए हैं और उन विभागों के लिए अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं। तो अब उन विभागों के महत्वपूर्ण जो गाँव के जो महत्वपूर्ण विभाग हैं जो, ठीक है, उनके बारे में देखते हैं। एक विभाग है खंड विकास अधिकारी का। ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो विकास खंड का मुख्य कार्यपालक अधिकारी कौन होता है? खंड विकास अधिकारी। विकास खंड का मुख्य कार्यपालन अधिकारी कौन होता है? खंड विकास अधिकारी। देखो खंड से आप याद रखो कि इसमें खंड है ना, ठीक है, खंड और विकास, यानी कि जो विकास का खंड करे उसको क्या बोलते हैं? खंड विकास अधिकारी। देखो खंड हो गया, विकास हो गया, अधिकारी हो गया, तीनों को जोड़ दो। ठीक है, तो खंड विकास अधिकारी, ओके, यानी कि मुख्य कार्यपालन खंड का अधिकारी होता है। अब आते हैं नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित खंड विकास अधिकारी का प्रशिक्षण कहाँ होता है? ग्रामीण विकास संस्थानों में। एक विकास खंड के ग्रामों के विकास की जिम्मेदारी किस पर निर्भर करती है? एक विकास खंड के ग्रामों की विकास की जिम्मेदारी किस पर निर्भर करती है? खंड विकास अधिकारी पर। ठीक है, अब खंड विकास अधिकारी के कार्य देख लेते हैं। ठीक है, तो खंड विकास अधिकारी के प्रमुख निम्न कार्य हैं। खंड विकास अधिकारी सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करता है, यानी कि जो सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही ना, उनकी समीक्षा करता है खंड विकास अधिकारी। वह उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार कार्य करता है, यानी कि उसको जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास अधिकारी के ऊपर जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं ना, वो निर्देश देते हैं, जिनका पालन खंड विकास अधिकारी कराता है। वह अपने विकास खंड में कार्य प्रसार अधिकारियों की सहायता से पंचायती समिति द्वारा निर्धारित निर्णयों का कार्यान्वयन करता है। ठीक है, वह विभिन्न एकीकृत योजनाएं तैयार करता है तथा उनका क्रियान्वयन कराता है। वह इन योजनाओं का हिसाब किताब, लेखा जोखा तैयार करता है। खंड विकास अधिकारी ग्रामीण जनता के लिए सरकार के रूप में भूमिका निभाता है तथा ग्रामीणों के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहता है। यानी कि जो प्रत्यक्ष नियंत्रण मतलब होता है कि ग्रामीण खंड विकास अधिकारी से जाकर रूबरू मिल सकते हैं, उनको अपनी समस्याएं बता सकते हैं। ठीक है, वह अपने विकास खंड के समस्त कार्यों, प्रगति आदि के समय समय पर उच्च अधिकारियों को अवगत कराता है। खंड विकास अधिकारी खंड के विकास से संबंधित प्रशासनिक स्टाफ की कार्यकुशलता में वृद्धि के लिए अनेक कदम उठाता है।
वह जन शिकायतें सुनता है, निराकरण करता है और उचित योजनाएं बनाता है। एक विकास खंड के ग्रामों का विकास खंड विकास कार्य पर निर्भर करता है। ठीक है, यानी कि खंड विकास कार्य को कुछ निर्देश दिए जाते हैं और उन निर्देशों का पालन खंड विकास कार्य कराता है। वह सरकार का, जैसे कि हम सरकार से नहीं मिल सकते लेकिन हम खंड विकास अधिकारी से मिल सकते हैं, तो वो सरकार के रूप में एक, मतलब खंड विकास के रूप में एक सरकार के द्वारा एक होता है। ठीक है, वो प्रत्यक्ष हम मिल सकते हैं उसको। अब मुख्यमंत्री से डायरेक्ट तो नहीं मिल सकते ना। अब कोई काम होगा मतलब हमारे ग्राम के लिए, तो हम खंड विकास अधिकारी के पास जाएंगे और उसको अपनी समस्या बताएंगे और वो हमारी समस्या को सुनकर उसका निराकरण करने की कोशिश करेगा। यही उस खंड विकास अधिकारी का काम होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। अब आते हैं लेखपाल, जो कि हम इम्पोर्टेंट काफ़ी है। ठीक है, लेखपाल, अब जिसकी हम एग्ज़ाम परीक्षा दे रहे हैं उसका नाम ही लेखपाल है। तो ये लेखपाल कौन होता है? लेखपाल गांव स्तर पर सरकारी कर्मचारी होता है। गांव स्तर पर सरकारी कर्मचारी होता है। अब लेखपाल के बारे में देखते हैं कि लेखपाल गांव स्तर पर सरकार का प्रतिनिधि होता है। 1906 तक इसके कार्यों का भुगतान गांव द्वारा स्वयं किया जाता था, लेकिन अब इसको सरकार के द्वारा वेतन दिया जाता है। इसके अधिकार में 1 या 2 गाँव आते हैं। यानी कि जो 1906 है, ठीक है, उस टाइम तक जो लेखपाल का वेतन होता था वो उस गांव की संचित निधि से आता था। ठीक है, गांव वाले कुछ ना कुछ देते थे, मतलब जिसके द्वारा लेखपाल का वेतन होता था। लेकिन 1906 के बाद से लेकर इसका वेतन सरकार देती है, ना कि गांव वाले। ठीक है, इसका एक निश्चित वेतन हो गया और ये सरकार के द्वारा एक सरकार का प्रतिनिधि हो गया और इसके अंडर में 1 या 2 गांव रहते हैं। ठीक है, अब लेखपाल के कर्तव्य देख लो। लेखपाल के पास उसके अधिकार क्षेत्र में गांव और गांव की खेती संबंधित सभी कागजात रहते हैं, जिन्हें भू अभिलेख कहते हैं, लैंड रिकॉर्ड। क्वेश्चन आ सकता है कि लैंड रिकॉर्ड यानी भू अभिलेख किसे कहते हैं? तो भू अभिलेख इसे कहते हैं कि लेखपाल जिस गांव में रहता है या लेखपाल को जो गांव सौंपा गया है, उस गांव की ज़मीन जायदाद, उस गांव में लोगों की ज़मीनें होंगी, जायदाद होगी, उन सब का लिखित ब्यौरा, यानी कि उस सब के जो कागज़ होंगे ना, वो उनको भू अभिलेख कहते हैं, जिनको लेखपाल रखता है अपने पास। यदि कोई किसान अपनी ज़मीन के संदर्भ में कोई जानकारी चाहता है तो लेखपाल सरकारी शुल्क लेकर उसकी जानकारी उपलब्ध कराता है। लेखपाल अपने कामकाज में खेत का नाम, लगान, उसका मालिक, उसका नंबर आदि नोट करता है। वह खेतों में होने वाले परिवर्तन के अनुसार कागजों में परिवर्तन करता है, यानी कि मतलब गांव के जो खेत होते हैं ना, उनमें अगर परिवर्तन हुआ है, छोटा बड़ा, या खेती बेच दी है, तो वो उनमें जो भी परिवर्तन हुआ ना, जैसे कि मेरी खेती थी मैंने किसी और के नाम कर दी, तो इन सब का ब्यौरा कौन रखेगा? इन सब का ब्यौरा लेखपाल रखेगा। ठीक है, और कहाँ रखेगा? लेखपाल अपने कागजों में। अनावृष्टि, सूखा, अकाल, बाढ़ आदि की जानकारी से अपने उच्च अधिकारियों को अवगत कराता है। इसके आधार पर सरकार मुआवजे का निर्धारण करती है। यानी कि गांव में अगर सूखा पड़ गया है, बाढ़ आ गई है, अकाल पड़ गया है, ठीक है, या कुछ भी कोई भी घटना घटी है, कभी कभी अभी हाल फिलहाल में बिजली के तार टूट रहे हैं और खेती में काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो इन सब का मुआवजा सरकार देगी। लेकिन कैसे देगी? लेखपाल अपने उच्च अधिकारी, अपने जो सीनियर अधिकारी है ना, उनको बताएगा, उनको अवगत कराएगा कि हमारे गांव में ये घटना घटी है, या अकाल आ गया है, बाढ़ आ गई, तो इसके मुआवजा निर्धारित करेंगे उच्च अधिकारी, और जिस पर बीतती है उसको मुआवजा दिया जाएगा। ठीक है, लेखपाल के पास प्रत्येक गांव का नक्शा होता है। इस नक्शे में गांव के खेत, रास्ते, सड़कें, नदी, तालाब, बाजार, मकान आदि अंकित होते हैं। ठीक है, इस नक्शे में खेत का क्षेत्रफल दिया जाता है, उसी में उसका नंबर भी लिखा रहता है। खेत के नंबर की मदद से खेत की पहचान करते हैं। लेखपाल का कर्तव्य है कि प्रत्येक वर्ष खेतों की नाप करे तथा कमी बेसी को नक्शे में अंकित करें। अब देखो इसका मतलब क्या है? देखो जो लेखपाल होता है ना, वो जिस गांव का लेखपाल होता है, मतलब उसके अंडर में 1 या 2 गांव होते हैं, तो वो उस पूरे गांव की जो खेती है ना, या पूरे गांव का एक नक्शा तैयार करता है। ठीक है, उस नक्शे में गली, मोहल्ला, मतलब सब कुछ, ठीक है, उस नक्शे में तैयार करता है, और कितने घर हैं, और प्रत्येक, जैसे कि कोई खेत है, अब तो वो उस खेत का एक नंबर होता है, जो नंबर
अपने नक्शे पर वो चढ़ाता है, जिससे कि पता लगता रहे कि ये इस नंबर का खेत इस पर्सन का है, मतलब इस व्यक्ति का है। ठीक है। किसान के स्वामित्व की समस्त कृषि भूमि का विवरण एक रजिस्टर में एक ही स्थान पर खाते के रूप में लिखा जाता है, जिसे जमाबंदी कहते हैं। इसकी 2 प्रतियां तैयार की जाती हैं, एक प्रति तहसील कार्यालय में जमा होती है और दूसरी प्रति संबंधित लेखपाल के पास रहती है। देखो, क्वेश्चन आ जाता है कि जमाबंदी किसे कहते हैं। जमाबंदी किसे कहते हैं? तो जमाबंदी इसे कहते हैं कि जैसे कि किसान किसान के पास प्रॉपर्टी है, यानी कि किसान के पास ज़मीन है जिसका वो स्वामी है। ठीक है। तो उस ज़मीन की भूमि का एक विवरण होगा, एक रजिस्टर में एक ही स्थान पर खाते के रूप में लिखा जाता है कि इस पर्सन के पास इतनी ज़मीन है। ठीक है। और जिसे ही जमाबंदी कहते हैं। और इसकी 2 प्रतियां होती हैं, एक प्रति तहसीलदार के पास पहुंचती है और दूसरी प्रति लेखपाल के पास रहती है। प्रत्येक 4 वर्ष में जमाबंदी का नवीनीकरण किया जाता है। इन 4 वर्षों में किन्हीं कारणों से किसान के स्वामित्व की भूमि में कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे लेखपाल द्वारा जमाबंदी रजिस्टर में लिखा लिया जाता है। ठीक है। यानी कि वही है कि अब हम स्वामी हैं, हमने प्रॉपर्टी बेच दी, अब उसी प्रॉपर्टी का स्वामी कोई और हो गया, तो इसका जानकारी कौन रखेगा? लेखपाल रखेगा अपने रजिस्टर में। आजकल जमाबंदी का कार्य कंप्यूटर में भी किया जाने लगा है। इससे कम समय में ही किसान अपनी भूमि संबंधित आंकड़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पर। जब कृषि भूमि का आवासीय या व्यावसायिक प्रयोग होता है तो उस भूमि को रूपांतरण करना आवश्यक होता है। कृषि भूमि के गैर कृषि भूमि में बदलाव को भूमि रूपांतरण कहते हैं। भूमि रूपांतरण संबंधी रिपोर्ट लेखपाल अपने उच्च अधिकारियों को प्रेषित करता है। अब इसका मतलब ये है कि जिस ज़मीन पर खेती हो रही थी, आज उस ज़मीन पर आवासीय स्कूल या आवास बना दिया गया, व्यवसाय का कोई कार्य व्यवसाय के रूप में उस ज़मीन का यूज हो रहा है। ठीक है, प्रयोग होने लगा है। तो उस भूमि का जो रूपांतरण हुआ है, जो बदलाव हुआ है उसकी ज़मीन में, ठीक है, उस पूरी रिपोर्ट को लेखपाल अपने उच्च अधिकारियों को प्रेषित करेगा। ठीक है, कि इनकी ज़मीन है, पहले खेती होती थी, आज इस पर प्लाट बना दिया या घर बना दिया गया या इस पर कोई फैक्ट्री खोल दी है। तो इस सब ऐसी चीज़ें लेखपाल अपने उच्च अधिकारियों को बताएगा। ठीक है, ये इसका काम है लेखपाल का। लेखपाल तहसील से आदेश का कागज प्राप्त होने पर अभिलेखों की प्रतियां प्रमाणित करेगा, डाक तहसील को भेजेगा। लेखपाल भूमापक नक्शों का निरीक्षण तथा संशोधन, खेत का निरीक्षण, फसलों का निरीक्षण, अभिलेख लगान या भू राजस्व की स्थिति का प्रतिवेदन कार्य के आदेशानुसार तैयार करता है। अब इसका मतलब क्या है? देखो, लेखपाल है जो वो नक्शे का निरीक्षण करेगा, यानी कि जो उसने नक्शा बनाया है ना, टाइम पर वो उस नक्शे का निरीक्षण करता रहेगा कि जो प्रॉपर्टी उसने लिखी है वो आज भी उतनी ही उस पर्सन के पास है या उसने बेच दी है या उसमें कुछ संशोधन हुआ है। खेत का निरीक्षण करेगा, फसलों का निरीक्षण करेगा। ठीक है, और अभिलेख लगान या भू राजस्व की स्थिति का प्रतिवेदन, सब कुछ निरीक्षण करेगा। गांव के नक्शे में प्रत्येक खेत के लिए क्रमांक अंकित किया जाता है। इस क्रमांक को खसरे के नाम दिया जाता है। लेखपाल प्रत्येक वर्ष बोई गई फसलों की जानकारी को इस खसरे में दर्ज कराता है। इसी आधार पर सरकार प्रत्येक फसल के अंतर्गत बोए गए क्षेत्र का पता लगाती है। अपने हल्के के ग्रामों के लिए खतौनी या मौजावार बीट तैयार करती है। अब देखो, इसका क्या है कि देखो, गांव का जो नक्शा लेखपाल ने तैयार किया है उस पर एक नंबर डाला है। ठीक है, उस नंबर का मतलब ये है कि उस नंबर से हम पता लगा लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी किसकी है। ठीक है, तो उस जो नंबर होता है ना, वो क्रमांक होता है, उसको खसरा नाम दिया जाता है और और लेखपाल प्रत्येक वर्ष बोई गई, अब जैसे कि लेखपाल है जो प्रत्येक वर्ष बोई गई जो फसलें हैं उन सब की जानकारी उस खसरे में दर्ज कराएगा और जिसके अनुसार सरकार प्रत्येक फसल के अंतर्गत बोए गए क्षेत्र का पता लगाती है और अपने हल्के के ग्रामों के लिए खतौनियाँ या जो खाद बोलते हैं, वो खाद बीज तैयार करते हैं उस गांव में पैदावार को बढ़ाने के लिए। अब देखिए, अन्य तथ्य देख लो। लेखपाल का उल्लेख किस अधिनियम की धारा में मिला है? लेखपाल का उल्लेख उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में है। 1901 की धारा 23 में लेखपाल का उल्लेख। ठीक है, 1901 की धारा
23 में लेखपाल अपने हल्के में कार्य करता है, उसका ट्रांसफ़र किसके द्वारा किया जाता है? देखो, परगना अधिकारी या सहायक कलेक्टर द्वारा। जैसे कि लेखपाल अपने हल्के में कार्य कर रहा है, हल्का मतलब एक गांव में कार्य कर रहा है, अपने मौजा में वार कर रहा है, ठीक है, और वो चाहता है कि वो अपना ट्रांसफ़र करवा ले, तो वो उसका ट्रांसफ़र कौन करेगा? सहायक कलेक्टर या परगना अधिकारी उसका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेखपाल के कार्यों का विवरण किस में बढ़ देता है? लेखपाल के कार्यों का बढ़े लैंड रिकॉर्ड मैनुअल में बढ़ देता है। लैंड रिकॉर्ड यानी कि जो भूमि मापक होता है ना, जो रजिस्टर होता है, उसमें रिकॉर्ड होता है लेखपाल के कार्यों का विवरण। उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली कब बनी? उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली 2006 में बनी। उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा नियमावली 2006 में लेखपाल का पद राजस्व पद के अधीन समूह गा का पद बताया गया। इस नियमावली में लेखपाल की भर्ती और चयन प्रक्रिया प्रशिक्षण का उल्लेख हुआ है। यानी कि आज का जो हम लेखपाल के लिए एग्ज़ाम देते ना, ये प्रक्रिया 2006 से लागू हुई है। उसी टाइम में बताया गया था कि लेखपाल का एग्ज़ाम होगा, जिसके द्वारा लोग चुने जाएंगे। अब वो लेखपाल उनको सरकारी वेतन दिया जाएगा, अब वो सरकारी हो जाएंगे, ठीक है। लेखपाल अपने हल्के के गाँव या गाँवों का प्रत्येक वर्ष खेत का आकार निरीक्षण करता है। इस निरीक्षण को कहते हैं पड़ताल, ठीक है। लेखपाल एक वर्ष में 3 बार पड़ताल करता है। पहली पड़ताल खरीफ पड़ताल, दूसरी पड़ताल रबी पड़ताल और तीसरी पड़ताल जायद पड़ताल, ठीक है। यानी कि लेखपाल है ना, वो 3 पड़ताल करता है, यानी 3 बार खेत की जानकारी लेता है या जांच करता है। उसको जांच को ही पड़ताल कहते हैं, खरीफ पड़ताल, रबी पड़ताल और जायद पड़ताल, ठीक है। अब आते हैं खसरा। खसरा पहले से हम बता चुके हैं कि खसरा एक प्रकार का कानूनी दस्तावेज होता है जिसमें किसी गांव के ज़मीन के टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का विवरण लिखा जाता है, ठीक है। लेखपाल द्वारा खसरे में कृषि आंकड़े और खतौनी के लिए आवश्यक तथ्यों का उल्लेख किया जाता है। लेखपाल द्वारा खसरे में कृषि आंकड़े और खतौनी के लिए आवश्यक तथ्यों का उल्लेख किया जाता है। खसरे में कुल कितने खाने होते हैं? 22। खतौनी में 23, ठीक है। अब देखो, इसको कैसे याद रखेंगे? लास्ट में रा है, रा से रा ऐसे बना लो तो 2 हो गया ना। पहला भी रा, दूसरा भी रा, ये भी ऐसा, ये भी ऐसा, तो 2 यानी 22 खाने। खतौनी में कुल कितने खाने हैं? खतौनी में 13 खाने। खतौनी 13 ता से 13, ता से क्या बना? ता से 13 बना। और ठीक है, ता से 13। मतलब आपको हिंट रख लो कि थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, एक बार आप देख लोगे इसे। अब देखो, पटवारी। पटवारी शब्द का प्रारंभ सर्वप्रथम किसने किया था? पटवारी शब्द का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने किया था, ठीक है। यानी कि लेखपाल को पहले पटवारी कहते थे। जिस शब्द का निर्माण यानी शब्द का प्रयोग शेरशाह सूरी के टाइम पर हुआ था। किसके समय पटवारी का नाम बदलकर लेखपाल कर दिया गया? तो चौधरी चरण सिंह की सरकार थी, उस टाइम पटवारी का नाम बदल के लेखपाल कर दिया गया। इससे पहले पटवारी बोलते थे। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 33 में वर्णित वार्षिक रजिस्टर को किस नाम से जाना जाता है? वार्षिक रजिस्टर को खतौनी। खतौनी में कितने हैं? 13 खाने, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, दाखिला खारिज की प्रक्रिया कब होती है? दाखिला खारिज की प्रक्रिया कब होती है? जब कभी भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है तो इसके अंतर्गत खतौनी में मौजूददार के नाम का परिवर्तन किया जाता है। देखो, दाखिला खारिज ये होता है कि जैसे कि आज ज़मीन किसी और की थी, कल ज़मीन मैंने बेच कर किसी और के नाम कर दी, तो वो होता है दाखिला खारिज। यानी कि हमने अपनी ज़मीन किसी और को दे दी, तो अब मेरा नाम ना होगा, जिसको हमने दी है ना ज़मीन, उसका नाम होगा। कृषि वर्ष कब से कब तक मनाया जाता है? कृषि वर्ष 1 जुलाई से प्रारंभ होता है और 30 जून तक मनाया जाता है। जून जुलाई नहीं, 1 जुलाई से प्रारंभ होता है, 30 जून तक मनाया जाता है। समझ रहे हो? जून जुलाई, 1 जुलाई से प्रारंभ, 30 जून से, यानी कि पूरा 1 साल तक कृषि वर्ष मनाया जाता है। कृषि वर्ष को फसली वर्ष भी कहते हैं। पूछा जाएगा कृषि वर्ष कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई से 30 जून तक। कृषि वर्ष को का दूसरा नाम क्या है? फसली वर्ष। खसरा और खतौनी को सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? अधिकार अभिलेख। खसरा और खतौनी के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? अधिकार अभिलेख। भूलेख निरीक्षक कौन होता है? भूलेख निरीक्षक होता है कानूनगो या राजस्व निरीक्षक।
भूलेख निरीक्षक का काम लेखपाल के खसरे और खतौनी की जांच करना होता है। यानी कि लेखपाल ने जो खसरा और खतौनी बनाया है ना, ठीक है, उसकी निरीक्षण कौन करता है? भूलेख निरीक्षक। भूलेख निरीक्षक कौन होता है? कानूनगो, ठीक है, या राजस्व निरीक्षक। तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है? तहसीलदार। तहसील स्तर पर अमीन को कौन होता है? भू राजस्व की वसूली करने वाला अमीन। यानी कि जो टैक्स होता है ना, टैक्स, वो टैक्स कौन वसूलता है? भू राजस्व की वसूली करने वाला अमीन। तहसील दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय रविवार को तहसील दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को। तहसील दिवस का आयोजन माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को प्रत्येक तहसील में 10 बजे से प्रारंभ होता है, जिसमें जनता की शिकायतों को सुना जाता है और उनका निराकरण के लिए संबंधित विभागों के आदेश दिए जाते हैं। तहसील दिवस पर जिले के बड़े अधिकारी एक जगह पर उपस्थित रहते हैं। तहसील दिवस पर अब आते हैं चकबंदी देखते हैं। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ सन 1954 में मुजफ्फरनगर जिले कैराना तहसील व सुल्तानपुर जिले में मुसाफिर खाना तहसील से हुआ था। देखो इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चकबंदी का प्रयोग उत्तर प्रदेश में कब हुआ? तो 1954, ठीक है। कहाँ हुआ? मुजफ्फरनगर ज़िले में। और मुजफ्फरनगर ज़िले में कौन है? कैराना और सुल्तानपुर ज़िले के मुसाफिर तहसील, ठीक है। इसमें सफलता न मिलने के पश्चात चकबंदी योजना को सन 1958 में संपूर्ण प्रदेश में लागू कर दिया गया था। तब जब ये दोनों सफल हो गए उत्तर प्रदेश में, मुजफ्फरनगर में 1954 में, फिर चकबंदी की व्यवस्था पूरे के पूरे देश में लागू कर दी गई। देश में लागू कब की गई? 4 साल बाद, यानी कि 1958 में। ओके। चकबंदी योजना के संचालन हेतु चकबंदी आयुक्त के अधीन चकबंदी विभाग का गठन किया गया। चकबंदी विभाग राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। यानी कि जो राजस्व विभाग है ना, टैक्स वसूलने वाला, ठीक है, उसके अंतर्गत ही चकबंदी विभाग आता है। जनपद स्तर पर चकबंदी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालन हेतु जिला उप संचालक, चकबंदी उप संचालक, चकबंदी सहायक, सहायक संचालक चकबंदी और बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी और चकबंदी अधिकारी एवं सहायक चकबंदी अधिकारी, कानूनगो, लेखपाल, ठीक है, आदि की नियुक्ति सापेक्ष प्रावधान किए गए हैं। ये सब गांव से ही रिलेटिव हैं, ठीक है। अब आते हैं चकबंदी लेखपाल। जब किसी क्षेत्र में चकबंदी की प्रक्रिया चलती है तब चकबंदी लेखपाल का काम सबसे महत्वपूर्ण होता है। चकबंदी के माध्यम से ही एक गांव के लिए आबादी भूमि निकाली जाती है। इसके माध्यम से किसानों की छोटे छोटे चकों में बटी भूमि को एक जगह पर इकट्ठा किया जाता है, जिससे किसानों को कृषि और कार्य के लिए सुविधा हो, वे अधिक गहनता से कृषि कर सकें। यानी चकबंदी का मतलब ये है कि चकबंदी से गांव में बिखरी पड़ी ज़मीन को एक साथ कर दिया जाता है। यानी कि तुम्हारी ज़मीन है, तुम्हारे 3 खेत हैं अलग अलग जगह पर, तो चकबंदी जब आएगी ना, यानी चकबंदी का काम ये होगा कि तुम्हारे तीनों खेत को एक जगह पर तुम्हें दे दिया जाएगा, जिससे कि तुम उसी आराम से उसमें खेती कर सको, पानी नहीं लगा सको, ठीक है। ये होता है चकबंदी लेखपाल का काम। अब देखते हैं चकबंदी विभाग का कार्य करता है, किसानों की बिखरी जरूरतों को इकट्ठा करता है। चकबंदी विभाग का प्रमुख होता है चकबंदी आयुक्त, और जिला स्तर पर सर्वोच्च चकबंदी अधिकारी कौन होता है? जिला उप संचालक चकबंदी अधिकारी। चकबंदी लेखपाल या चकबंदी आयुक्त के अधीन होता है। चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होता है, जबकि राजस्व लेखपाल किसके अधीन होता है? जिलाधिकारी यानी डीएम के। चकबंदी का वास्तविक कार्य कौन करता है? चकबंदी लेखपाल। चकबंदी प्रक्रिया राज्य सरकार की होती है, एक कल्याणकारी योजना। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम कब बना? 1953 में। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 में किसके संबंध में उल्लेख मिलता है? लेखपाल के संबंध में 1901 में। और 1954 चकबंदी वाला। भूमापन सर्वेक्षण देखते हैं। लेखपाल और चकबंदी लेखपाल को भूमापन सर्वेक्षण का ज्ञान होना आवश्यक है। इसके लिए उसे भूमापन में प्रयोग होने वाले यंत्रों और मापन की इकाइयों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, ठीक है। किसी भूभाग के सर्वेक्षण को भूमापन हेतु आवश्यक प्रमुख यंत्रों का प्रमुख स्थान होता है जरीब का। जरीब क्या है? ये एक प्रकार की यही जरीब है, एक लोहे की चैन टाइप में होती है, एक छल्ला जरीब की कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ने के अतिरिक्त जरीब की लंबाई को घटाने बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, ठीक है। ये आ सकता है कि जरीब क्या होता है, ठीक है। ये होता है भूमि को नापने के लिए। छल्ला जरीब की कड़ियों को एक दूसरे से जोड़ने के अतिरिक्त जरीब की लंबाई को घटाने बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। अब आते हैं गट्ठा।
जरीब में इसके कुल नाप के 10वें अंश के बराबर की एक नाप का एक गट्ठा भी लगा होता है जो छोटी लंबाई नापने का काम करता है। यानी कि जो गरीब की जो कड़ी है ना, उसका 10वां भाग, नाप का 10वां भाग एक गट्ठा लगा होता है जो छोटी लंबाई को नापने का काम करता है। गट्ठा किसका बना होता है? गट्ठा बांस का बना होता है। भूमापन के लिए जरीब एक उपयुक्त यंत्र होने के कारण इसका दीर्घकाल तक प्रयोग किया जा रहा है, जबकि कई प्रकार की होती है। जरीब कई प्रकार के होते हैं, लेकिन इनमें से शाहजहीन जरीब और गंटरी जरीब का प्रचलन सबसे अधिक है। दो टाइप की जरीब है, शाहजहीन जरीब और गंटरी जरीब। इनका प्रयोग सबसे ज़्यादा हो रहा है। और गट्ठा 10वां भाग का, ठीक है, इसी 10वां भाग होता है जो छोटी लंबाई नापने के काम आता है। ये बांस का बना होता है। अब आते शाहजहीन जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? शाहजहीन जरीब की कुल लंबाई 165 फीट होती है। 165 फीट शाहजहीन जरीब की 165 फीट लंबी शाहजहीन जरीब में 9.9 इंच लंबी कुल 200 कड़ियाँ होती हैं। इसके द्वारा भूमापन थाकवास्ट सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है। यानी जो शाहजहीन जरीब है ना, उसको थाकवास्ट सर्वेक्षण के नाम से जाना जाता है। इसमें कड़ियाँ होती हैं 200, जो प्रत्येक कड़ी होती है 9.9 इंच, ठीक है। गंटरी जरीब की देखते हैं। गंटरी जरीब 132 फीट होती है, यानी कि शाहजहीन जरीब से छोटी गंटरी जरीब होती है। क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो आप गंटरी जरीब को लंबा नहीं करेंगे, यानी कि शाहजहीन जरीब लंबी है गंटरी जरीब से। शाहजहीन जरीब की लंबाई 168 फीट है और गंटरी जरीब की लंबाई 132 फीट है। गंटरी जरीब का आविष्कार ब्रिटिश काल में एक ब्रिटिश अधिकारी गंटर ने किया था। इसका नाम गंटरी जरीब पड़ा है। 132 फीट लंबी गंटरी जरीब में 7.98 यानी 92 इंच लंबी कुल 200 कड़ियाँ, यानी 200 कड़ियाँ दोनों में ही होती हैं। और गंटरी जरीब पूछा जाए गंटरी जरीब का आविष्कार किसने किया, तो गंटरी जरीब का आविष्कार ब्रिटिश अधिकारी गंटर ने किया था, ठीक है। गंटरी जरीब द्वारा किया गया भूमापन क्या कहलाता है? गंटरी जरीब द्वारा किया गया भूमापन क्या कहलाता है? कैडस्ट्रल सर्वेक्षण। गंटरी जरीब द्वारा किया गया भूमापन क्या कहलाता है? कैडस्ट्रल सर्वेक्षण, ओके। और शाहजहीन जरीब को थाकवास्ट सर्वेक्षण, गंटरी जरीब को कैडस्ट्रल सर्वेक्षण। थाकवास्ट सर्वेक्षण यानी कि शाहजहीन जरीब में कितनी कड़ियाँ होती हैं? 200। और गंटर जरीब यानी कि कैडस्ट्रल सर्वेक्षण में कितनी होती हैं कड़ियाँ? 200। कड़ियों की लंबाई शाहजहीन जरीब यानी कि थाकवास्ट सर्वेक्षण में कितनी होती है? 9.9 इंच और गंटरी जरीब में 7.92 इंच, ठीक है। अब देखते हैं भूमापन। उत्तर प्रदेश में भूमि नापने का पैमाना देखते हैं। एक लाठा बराबर 9.9 इंच यानी कि 99 इंच, ठीक है, 9.9 नहीं 99 इंच, 8 फीट 3 इंच, ओके। एक लाठा पूछ सकता है कि एक लाठा बराबर कितने इंच होते हैं, एक लाठा बराबर कितने फीट होते हैं, कितने फीट और इंच बताइए। लेकिन आप ये याद रखिए एक लाठा बराबर कितने इंच होते हैं? एक लाठा बराबर 99 इंच होते हैं, 100 नहीं 99 इंच। 20 उनवासी बराबर कितने कंचासी होते हैं? तो 20 उनयासी बराबर 1 कंचासी होते हैं, ठीक है। और 20 कंचासी बराबर एक वर्ग लाठा होता है। 20 कंचासी बराबर कितना होता है? 1 विश्वासी और 1 वर्ग लाठा। 20 विश्वासी या 20 वर्ग लाठा बराबर 1 विश्वा। देखो ये थोड़े देसी नाम हैं भूमि को नापने के लिए। इनमें से उम्मीद है आपने 1 या 2 ही सुने होंगे और किसी की यूनिट आप कुछ भी नहीं पता होगी, कौन कितना होता है उनमें से आपको बिल्कुल भी जानकारी नहीं होगी, ठीक है। तो आपको इसको तो 3-4 बार देखना ही है, ठीक है। 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा और 1 बीघा में कितने वर्ग होते हैं? 300 यानी कि 20 बिस्वा बराबर 25 वर्ग गज। 1 गज लाई 33 इंच। आप ये याद कर सकते हो, 1 गज लाई 33 इंच। 66 गज लाई 55 गज लाई। 1 बीघा बराबर 55 × 55 वर्ग गज। और 8 बीघा बराबर 1 एकड़ होता है। 8 बीघा बराबर 5 एकड़, सॉरी 1 नहीं, 8 बीघा बराबर 5 एकड़ और जिसका यूनिट मतलब जिसको नंबर करते हैं 24,200 वर्ग गज, ठीक है। उम्मीद है इनमें से आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा, लेकिन याद तो करना पड़ेगा क्योंकि इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
महत्वपूर्ण मापक, 1 मिलीमीटर में कितने इंच होते हैं? 1 मिलीमीटर में 0.039 इंच, 1 सेंटीमीटर में 0.394 इंच। आप ये याद रख लो, इससे आपको ये भी याद हो जाएगा ठीक है, ये भी याद हो जाएगा और ये भी याद हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर में 0.394 इंच, 1 डेसीमीटर में 3.94 इंच और 10 डेसीमीटर में 100 सेंटीमीटर, और इंच नहीं है। अब डेसीमीटर को गज में पूछा गया है तो 1.094 गज। 10 डेसीमीटर बराबर, ये 1 डेसीमीटर था, ये 10 डेसीमीटर है। ठीक है, इंच में पूछा जाए तो 3.994 इंच, और 10 डेसीमीटर में गज पूछे जाएँ तो 1.094 गज। 10 मीटर बराबर 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर। ठीक है, 1 मीटर में कितने गज होते हैं? 1 मीटर में 1.094 गज। ओके, और 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, और 1 मीटर बराबर 1.094 गज। 1 एकड़ में 4840 वर्ग गज। 1 एकड़ में 0.40467 हेक्टेयर। 100 हेक्टेयर में 1 वर्ग किलोमीटर होता है। 100 हेक्टेयर बराबर 1 वर्ग किलोमीटर। 8 फर्लांग बराबर 1 मील, और 1 मील में 1.609 किलोमीटर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 मील में कितने किलोमीटर होता है? 1 मील में 1.609 किलोमीटर। 1 एकड़ में 10 वर्ग गज जरीब गंटर्स के द्वारा नापा जाए तो 10 वर्ग गज, और 1 हेक्टेयर में 100 एयर होता है। ठीक है, जिसमें मैंने किया ना गोल, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद करना ही है। ठीक है, अब आते हैं राजस्व विभाग। इनको बोलते हैं वसूली भाई, राजस्व विभाग। उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के तहत 5 विभाग होते हैं: राजस्व परिषद, चकबंदी आयुक्त, राहत आयुक्त, निदेशक भूमि अध्यापत्ति उत्तर प्रदेश, और प्रमुख संपादक जिला गजेटियर। सभी विभागों का मुख्यालय कहाँ है? सभी विभागों का मुख्यालय लखनऊ है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद। उत्तर प्रदेश में राज्य परिषद की स्थापना 1831 में इलाहाबाद में की गई थी। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में इलाहाबाद में की गई थी। तत्समय विद्यमान एवं प्रचलित पूर्व व्यवस्थाओं को समाप्त करके की गई थी। सबसे परिषद शासन में महत्वपूर्ण इकाई के रूप में क्रियाशील है। 1932 में परिषद को नायब तहसीलदारों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण करने तथा जिलाधिकारियों एवं मंडल आयुक्त के कार्यों पर नियंत्रण के अधिकार प्रदान किए गए। 1932 में 1947 में स्वतंत्रता के बाद न्यायिक और प्रशासनिक व्यवस्था को अलग कर दिया गया। न्यायिक कार्यों का मुख्यालय इलाहाबाद और प्रशासनिक कार्यों का मुख्यालय लखनऊ कर दिया गया। ठीक है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। 1831 में ये जो राजस्व विभाग है ना, राजस्व परिषद की स्थापना इलाहाबाद में की गई थी, और 1932 में जो नायब तहसीलदार है ना, उसके अंडर में ये सब अधिकारी नियुक्त कर दिए गए। ठीक है, और 1947 में जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई तो प्रशासनिक कार्य और न्यायिक कार्य दोनों को अलग कर दिया गया। न्यायिक कार्य इलाहाबाद से होने लगा और प्रशासनिक कार्य लखनऊ से। न्यायिक कार्य के सदस्य न्यायिक तथा प्रशासनिक कार्य के लिए ICS संवर्ग के वरिष्ठ व कनिष्ठ सदस्य नियुक्त किए गए। 1947 से लेकर 1955-56 तक भूमि व्यवस्था आयुक्त पद का सृजित था, जिसे समाप्त करके 1956-57 प्रशासनिक सदस्य के रूप में सदस्य कर तथा सदस्य भूमि व्यवस्था की नियुक्ति परिषद मुख्यालय में की गई। वर्तमान समय में राजस्व परिषद द्वारा भूमि सुधार कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा भूमिहीन, आवासीय, अनुसूचित जनजाति जाति के व्यक्तियों को कृषि भूमि तथा आवास स्थलों के आवंटन तथा पट्टा धारकों की भूमि पर दबंगों व्यक्तियों द्वारा कब्जा आदि को हटाकर वास्तविक पट्टा धारकों को कब्जा दिलाने आदि में की कार्रवाई त्वरित गति से चलाई जा रही है। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो आज है ना, वो राजस्व परिषद भूमि में सुधार का काम करता है, और जो गरीब तबके के लोग हैं उनको पट्टा कराता है, यानी कि उनको ज़मीन अलॉट कराता है। और उसके पट्टे पर यदि किसी पर्सन ने उनके पट्टे पर कब्जा किया ना, तो उनका कब्जा हटाकर उन ज़रूरतमंदों को पट्टा देता है।
राजस्व विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्यकलाप तथा भूमि सुधार कार्य, राजकीय देयों की वसूली, राजस्व बांधों की स्थिति, सर्वेक्षण और अभिलेख प्रक्रिया की प्रगति, राजस्व भवनों का निर्माण, भू अभिलेखों की कंप्यूटरीकृत योजनाएं, प्रशासन की सुदृढ़ संबंधित कार्य तथा तहसील दिवस से संबंधित कार्य संपन्न कराए जा रहे हैं। यानी कि भू राजस्व द्वारा इतने सारे काम कराए जा रहे हैं। ठीक है, तहसील दिवस कार्य और वसूली कार्य, राजस्व बांधों की स्थिति, ठीक है, सर्वेक्षण अभिलेख की प्रक्रिया, राजस्व भवनों का निर्माण, भू अभिलेखों की कंप्यूटरगत योजनाएं, प्रशासन की सुदृढ़ीकरण संबंधित कार्य, यानी जितने भी जो कार्य हो रहे हैं ना एक सिटी में, ठीक है, जमीन से रिलेटिव, वो सारे कार्य राजस्व विभाग द्वारा कराए जाते हैं। राजस्व परिषद का संगठन। राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक सदस्य तथा 7 न्यायिक सदस्य होते हैं। यानी कि 2, 7, 1, 7, 3, 10, यानी कि टोटल कितने होते हैं? 10। इस परिषद के अंतर्गत मंडलायुक्त, जिलाधिकारी तथा समस्त राजस्व पदाधिकारी आते हैं। मंडलायुक्त के सहायतार्थ अपर मंडलायुक्त तथा जिलाधिकारी के सहायतार्थ अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व अधिकारी और लेखपाल आते हैं। ठीक है, यानी कि जिलाधिकारी के सहायतार्थ इतने सारे लोग हैं, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो ये है सीरियलिटी, राजस्व का एक अध्यक्ष, उसके 2 प्रशासनिक कार्य, ठीक है, 7 न्यायिक सदस्य, मंडलायुक्त होगा, अपर मंडलायुक्त होगा, फिर जिलाधिकारी के नीचे अपर जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी के नीचे उप जिलाधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व, उसके बाद लेखपाल। ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है कि लेखपाल से ऊपर कौन होता है? राजस्व निरीक्षक। राजस्व निरीक्षक से ऊपर नायब तहसीलदार, नायब तहसीलदार से तहसीलदार, तहसीलदार से उप जिलाधिकारी, जिलाधिकारी से अपर जिलाधिकारी, और जिलाधिकारी से अपर जिलाधिकारी से जिलाधिकारी, और जिलाधिकारी से ऊपर अपर मंडलायुक्त, यानी मंडलायुक्त की सहायता। अब देखिए राजस्व विभाग द्वारा किए जाने वाले मुख्य क्रियाकलाप। भूमि सुधार कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में कृषि योग्य भूमि पट्टे पर आवंटित करने के पश्चात संघ के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा रहते हुए जिनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे व्यक्तियों के परिवारजनों को प्रथम वरीयता एवं संघ के सशस्त्र बल में सक्रिय सेवा में रहते हुए पूर्णतः विकलांग व्यक्तियों को द्वितीय वरीयता प्रदान की गई है। यानी कि ये इसका मतलब ये है कि ना कि पट्टा किन किन लोगों को दिया जाएगा, यानी कौन कौन से लोग उसके योग्य हैं। यानी कि वे लोग जो भारत की सुरक्षा हेतु तो अपने प्राणों को या तो त्याग दें या तो प्राणों उनकी रक्षा करते हुए विकलांग हो जाएं, तो उनका हक पहले है। ठीक है, तो उनको पट्टा, उनको ज़मीन दी जाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्यों तथा गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सामान्य श्रेणी के व्यक्तियों एवं ग्रामीण कारीगरों परिवारों को जिनके पास पर्याप्त आवास उपलब्ध नहीं है, उनके अंतर्गत आवास उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में के अंतर्गत, और यह है 64 के अंतर्गत, धारा 64। तहसील दिवस। तहसील दिवस कब मनाया जाता है? देखते। जिन समस्याओं के निस्तारण, प्रमाण पत्र, चेकों व अन्य सुविधाओं के वितरण केंद्र के रूप में प्रत्येक तहसील में प्रत्येक माह में प्रथम और तृतीय मंगलवार को प्रदेश के सभी जनपदों में तहसील दिवस मनाया जाता है। यानी प्रत्येक माह के प्रथम और तृतीय मंगलवार को तहसील दिवस मनाया जाता है। खतौनी का कंप्यूटरीकरण देखो। उत्तर प्रदेश के समस्त कृषकों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से भारत सरकार की 100% वित्त पोषित योजना के अंतर्गत प्रदेश की तहसीलों के चकबंदी से बाहर 9,000, ठीक है, इकाई, 2.5 सैकड़ा, 1,000, 10,000, 99,949 ग्रामों की खतौनी के अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण कर लिया गया है। अब किसानों की तहसील से कंप्यूटर खतौनी के उद्धरण की प्रतिलिपि 15 रुपये में उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, आपको खतौनी करानी है ना, तो आप 15 रुपये में लेकर 15 रुपये शुल्क देकर आप अपनी ज़मीन जो भी है ना उन सबका ब्यौरा ले सकते हो। किसानों के हित में कंप्यूटरीकृत खतौनी को इंटरनेट पर भी उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, यानी कि किसानों के हित के लिए कंप्यूटरीकृत खतौनी को इंटरनेट पर भी उपलब्ध कराया गया है। ओके, तो पहला चैप्टर तो ख़त्म हो गया है। ठीक है, अब आप इस वीडियो को देखो, एक बार में तो आना नहीं है। ठीक है, आपको इसको 2 से 3 बार देखना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, लेकिन आपको देखना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, बाय।